नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज बेहद गंभीर मुद्दे पर हम आपसे बातचीत करने के लिए मुखातिब हुए हैं। आप सब जानते हैं, पिछले दिनों हमारे विपक्ष के नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी दरभंगा डॉक्टर अंबेडकर हॉस्टल में गए थे और वहां विभिन्न छात्र उनसे आके मिले। और केवल दरभंगा के डॉक्टर अंबेडकर हॉस्टल के छात्र नहीं, बल्कि अन्य जगह के हॉस्टल के छात्र भी उनसे आके मिले। तो उन्होंने जो देखा वो इतना हृदय विदारक था, दुखदाई था कि इतनी खराब परिस्थिति में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़ने के लिए विवश हैं। एक तरफ हॉस्टल की व्यवस्था इतनी खराब है कि एक कमरे के अंदर 6-6, 7-7 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। टॉयलेट्स इतने हाइजीन एकदम गंदी स्थिति में है। पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी में किताबों की सुविधा नहीं है। इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे हालात में उन बच्चों के साथ बर्डन उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाता है जब उनको क्वालिटी फूड नहीं मिलता। और जो स्कॉलरशिप्स, विशेष रूप से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसके दम पे वो पढ़ने के लिए हॉस्टल में जाते हैं, वो या तो टाइम पे आती नहीं है। और कई बार तो देखने में ये आया, जैसे 2020-21 में और उसके बाद 2-3 साल तक जो NIC का पोर्टल है भारत सरकार का, वो पोर्टल कभी सर्वर डाउन है तो कभी पोर्टल काम ही नहीं कर रहा है। बच्चे जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, पोर्टल पे डालने की कोशिश करते, पोर्टल काम नहीं कर रहा। एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे और कई बार महीने महीने तक सर्वर डाउन रहता, पोर्टल काम नहीं करता। उसकी शिकायत वो बच्चे करें तो करे कहाँ। दूसरी तरफ जो कॉलेजेस का प्रशासन है वो भी उतना गंभीर नहीं है, खासतौर पर SC, ST, EBC, OBC के बच्चों को और माइनॉरिटी के बच्चों के भविष्य को लेकर वो शायद इतना गंभीर नहीं है कि उसी पैसे के दम पर वो बच्चे कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं। कई बार तो देखने में यहां आया कि वो स्कॉलरशिप या तो अप्लाई कर ही नहीं पाते, पोर्टल बंद, और जब तक पोर्टल खुला तब तक डेट निकल गई। डेट निकलने के बाद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब डेट निकल गई तो फिर अप्लाई हो नहीं सकता। यहां तक कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जब मैं दिल्ली गवर्नमेंट में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर था तो इसी तरीके से पोर्टल काम नहीं कर पा रहा था, तो मुझे मजबूरी में शास्त्री भवन में जाके सोशल जस्टिस एम्पावर मिनिस्टर से मिलना पड़ा। इसके साथ साथ मुझे माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री से भी मिला और उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी पोर्टल चूंकि काम नहीं कर रहा था, डेट निकल गई थी, डेट बढ़ाने का रिक्वेस्ट किया लेकिन डेट नहीं बढ़ा। और ये जो डाटा जो हमारे सामने आया है, इस डाटा में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार इसका ऑडिट भी नहीं कराती कि हॉस्टल का ऑडिट कराए, फैसिलिटीज हैं या नहीं है उसका ऑडिट कराए, किताबों की, इंटरनेट की व्यवस्था है या नहीं है उसका ऑडिट कराए, टॉयलेट साफ है या नहीं है उसका ऑडिट कराए। और दूसरी बात, ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा क्यों है? जहां 2020-21 में अगर आप देखेंगे 32,38,399 टोटल बच्चों ने स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई किया, लेकिन वही गिरते गिरते 2022-23 तक केवल 12,34,117 पे आ गया, यानी लगभग 65% की गिरावट। और उसी तरह पोस्ट मैट्रिक वाला अगर आप देखेंगे 40,94,000 बच्चों ने अप्लाई किया था 20-21 में और वही 22-23 में गिरकर 5,38,000 पे आ गया। मतलब इतनी बड़ी गिरावट, 80% के करीब ड्रॉप आउट हो गया। बच्चे आखिर स्कॉलरशिप क्यों अप्लाई नहीं कर रहे? और जो कर रहे हैं उनकी मिलती नहीं है। आप जरा उनके बारे में सोचिए कि जो बच्चे सुसाइड करते हैं, जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन सेकंड ईयर तक कॉलेज छोड़ देते हैं। और कभी उन बच्चों के बारे में भी सोचिए जो कई बार पता लगता हॉस्टल में बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड के कई कारण है, बाकी कारणों पर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण यह है कि बच्चा पहले तो कहीं से उसके माता पिता कर्ज लेते हैं
और उनको कर्ज 10-10% मासिक दर पे ब्याज पे मिलता है। फर्स्ट ईयर की फीस किसी तरीके से करके वो एडमिट हो गए, मेहनत मशक्कत करके क्वालिफाई करने के बाद लोन लेकर 10-10% मासिक दर पे लोन लेके वो बच्चे फीस जमा करते हैं और सोचते हैं सरकार से स्कॉलरशिप में पैसा आ जाएगा तो वो चुका देंगे। लेकिन पूरी साल निकल जाती है और कई बार तो 2-2 साल चली जाती है, अगली साल की फीस का इंतजाम नहीं है और जो पिछली साल लोन लिया था वो लोन नहीं दे पा रहे, उसका कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो कई बार दुखी मन से बच्चा अगले साल की फीस नहीं दे पाएगा और ऐसे हालात में माँ बाप पर जो बोझ पड़ रहा है ब्याज का, इसी दुखी मन से बच्चा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जाके सुसाइड कर लेता है। दुख की बात है कि कोई सरकार इस पे गंभीर नहीं है। केंद्र सरकार, ना तो केंद्र सरकार गंभीरता से ले रही है और ना ही ये राज्य सरकार है, जहाँ केंद्र की जो सरकार जिस पार्टी की उनसे जुड़ी जो सरकारें हैं राज्यों में, विशेष रूप से उन सरकारों में तो अधिकारियों की भी कोई SC ST EBC OBC माइनॉरिटीज के बच्चों के भविष्य को लेकर कोई चिंता है ही नहीं। अगर इतना भारी ड्रॉप आउट है या स्कॉलरशिप इतनी गिरती जा रही है, लोग अप्लाई नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं, बच्चे कॉलेज छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, क्या इस बारे में केंद्र की सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट को और प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से क्या इस पर चिंतित नहीं होना चाहिए? मजबूरी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को जब ये बात दरभंगा में पता चली, बच्चों से बात करके बड़े दुखी मन से उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा। वो लेटर अभी आपके सामने हम दिखाएंगे। वो लेटर उन्होंने लिखा और उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया है कि ये राजनीति का विषय नहीं है, कम से कम इन गरीब बच्चों के बारे में प्रधानमंत्री जी सोचें। अन्यथा इसी तरीके से अगर बच्चे पढ़ाई छोड़ते रहेंगे, सुसाइड करते रहेंगे, ये ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर हॉस्टल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और दूसरी तरफ बात मेरिट की होती है। जो बच्चा मन से इतना परेशान है, वो बच्चा पढ़ाई में मेहनत करके दूसरे बच्चों के सामने, जो पैसे वाले घरों से जो बच्चे आते हैं, उनका मुकाबला कैसे करेगा? इन सब मुद्दे पे मुझे लगता है कि सरकार को गंभीर होना चाहिए और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनको उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ये भी हमारे लिए बड़े दुख की बात है। मैं चाहूँगा भूरिया जी इस पे अपनी विचार रखेंगे। धन्यवाद। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। इस देश में समान न्याय की जो नींव है वो समान शिक्षा के अधिकार पर टिकी हुई है। अगर हम लोग समान शिक्षा हर बच्चे को नहीं दे सकते तो इस देश में हम सामाजिक क्रांति नहीं ला सकते हैं। सोशल जस्टिस का सबसे बड़ी नींव इक्वल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन है एंड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल है। और आज के समय में जो परिस्थितियां इस देश में चल रही है, चाहे हमारा आदिवासी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, इनके अधिकारों को कुचलने का सबसे बड़ा तरीका, जो हथियार ये सरकार उपयोग कर रही है, उनको शिक्षा से या फिर क्वालिटी एजुकेशन से वंचित करना। जब राहुल गांधी जी दरभंगा गए, वहां के एक अंबेडकर हॉस्टल में गए, उन्होंने यही देखा कि वहां पर जो बच्चे हैं उनको ना साफ पीने का पानी मिल रहा है, ना उनके पढ़ने के लिए किसी तरह का पुस्तकालय है, ना उनको आज के नेक्स्ट जनरेशन में इंटरनेट जैसे एक बेसिक सुविधा उनके पास नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था अच्छी साफ सुथरी नहीं है, यहां तक कि जो वहां के शौचालय थे वो भी साफ नहीं थे। और यही जो सबसे बड़ी चुनौती आज समाज के साथ है, जो पत्र राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को लिखा है, उसमें 2 मुद्दों पर उन्होंने विशेषकर केंद्रित रखा है। उसको सबसे पहले जो पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप होती है उसको खत्म करा जा रहा है और यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। साथ में जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं पूरे देश में, उनकी स्थिति बद से बदतर करी जा रही है। देखिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, हमारे लिए पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया होता है हॉस्टल्स। हमारे बच्चों के पास बड़ी बड़ी जगह या फिर खुद पीजी लेकर शहरों में रहने की जगह नहीं है, गांवों में उनके पास रहने की जगह तो अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो हॉस्टल ही एक ऐसी जगह रहती है जहां वो अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं, वहां पढ़ कैसे सकते हैं, लिख कैसे सकते हैं, मेहनत कर कर अपना भविष्य बनाने का काम करते हैं। और उसी को पूरी तरह से खत्म करा जा रहा है।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले छात्रावासों की यह स्थिति क्यों हो रही है, और यह महत्वपूर्ण चीजें इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने व्यक्तिगत रूप से इसको देखा है। और हम जब भी किसी छात्रावास में जाते हैं तो ये हर छात्रावास की मूलभूत समस्या जो सबके सामने आती है। सबसे बड़ी वहां समस्या जो आती है, वार्डन की बहुत बड़ी समस्या है। वार्डन की समस्या, अधीक्षक, सब किराए के अधीक्षक रखे जाते हैं। ये कौन अधीक्षक होते हैं? ये अधीक्षक वो होते हैं जो लोग टीचर होते हैं और भाजपा के जब जो दुपट्टा डालने वाले लोग, उस विचारधारा के लोगों को ही हॉस्टलों का अधीक्षक बनाया जाता है। और वहां से चालू होता है एक गंदा खेल कि आप बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाओगे या फिर बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ोगे तो आपको हम अधिकार देंगे, चाहे वो पुस्तक का अधिकार हो, चाहे शौचालय का अधिकार हो, चाहे पीने का पानी का, जो साफ पानी का अधिकार हो, तभी मिल पाता है। आज हम सरकार से यह सवाल करते हैं कि आज तक परमानेंट वार्डन या फिर अधीक्षक क्यों नहीं नियुक्त कर पाए? क्योंकि यह सुविधा आपको अच्छी लगती है और आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाने में आपको सहूलियत मिलती है, इसलिए। दूसरी बहुत बड़ी जो समस्या हॉस्टल्स में हमने देखने मिली, वहां उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी 1-2 महीने 3 महीने पहले की मैं आपको घटना बताता हूं। सरदारपुर में 2 बच्चों को आदिवासी हॉस्टल में करंट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। यह मुद्दा मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से विधानसभा में उठाया और इसमें जो जवाब आया वो चौंकाने वाला था। उसमें जो जवाब दिया गया, उसमें कहा गया कि सारे हॉस्टलों में पूरी व्यवस्था करी गई है, चाहे वो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के नॉर्म्स हो, चाहे पीने के पानी के नॉर्म्स हो, ये सारी व्यवस्था है। और जब हमने लड़ाई लड़ी तब इसमें एक कमेटी बनाई गई और भोपाल से वो कमेटी भेजी गई जांच के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो कमेटी जांच के लिए आई, उनके पास चेकलिस्ट तक नहीं मौजूद थी। मतलब फायर सेफ्टी में उनको क्या देखना है, पानी साफ है कि नहीं उनको क्या देखना है, बिजली में उनको क्या देखना है, उनके पास कोई ऑडिट नहीं है। जैसा कि सर ने बोला कि कोई प्रॉपर ऑडिट आदिवासी हॉस्टलों का, दलित हॉस्टलों का, पिछड़ा वर्ग के हॉस्टलों का, अल्पसंख्यकों के हॉस्टलों का कोई भी ऑडिट हर साल नहीं हो रहा है, ताकि सरकार इससे पूरी तरह से पल्ला झाड़ सके। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्थिति में आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये तथ्य मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है 9वीं और 10वीं क्लास की, उसमें 80% की कटौती करी गई है। उसके साथ में जो पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप है 11वीं क्लास और उसके आगे की, उसमें इतनी ज्यादा देरी करी जा रही है कि जो ड्रॉप आउट रेट है बहुत बढ़ गया है। बच्चे अब स्कूल नहीं जाना चाहते क्योंकि अगर वो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती सरकार की पास से सही समय पर, तो उनको स्कूल में प्रताड़ित करा जा रहा है और इस कारण से उनको स्कूल छोड़कर पढ़ाई पूरी तरह से उनको छोड़ना पड़ रही है। और तीसरी और सबसे बड़ा जो आघात इन लोगों ने हमारी व्यवस्था पर करा है, जो नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप होती है, यानी अगर कोई आदिवासी बच्चा या गरीब बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, एमफिल करना चाहता है, तो उसमें पूरी तरह से 2023 में इस चीज को बंद कर दिया गया है। तो क्या अब बात साफ ये होती है, क्या जो ये इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है, क्या ये अछूत अनटचेबिलिटी का नया तरीका नहीं है कि हमारे जो आदिवासी हैं, गरीब हैं, पिछड़ा हैं, दलित हैं, उनको पूरी तरह से मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रताड़ित कर कर उनको छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए, उनको हॉस्टलों से दूर कर दिया जाए, स्कॉलरशिप उनको किसी तरह से नहीं दिया जाए। साथियों, भाजपा के पास बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा देने के लिए करोड़ों रुपया है, पर आदिवासी छात्रों को जो उनके अधिकार का, चाहे दलित छात्रों को एसटी एससी सब प्लान का हॉस्टलों में पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह पूरा का पूरा एसटी एससी सब प्लान का पैसा मेट्रो तैयार करने में उपयोग करा जा रहा है, बड़े बड़े हाईवे तैयार करने में उपयोग करा जा रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में उपयोग करा जा रहा है। पर जिन लोगों के लिए यह पैसा जो अधिकृत था, जिसको राहुल जी बार बार कहते हैं कि जो एसटी एससी सब प्लान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था आना चाहिए, एक नियम आना चाहिए जिसमें आदिवासियों का, दलितों का पैसा सिर्फ
आदिवासी और दलित उपयोग कर सके और कोई चीज के लिए इसका उपयोग ना हो। और आज हकीकत यह कि हमारे लोगों को हमारे हॉस्टल में उनको खुद के लिए स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। अंत में मैं बस यही बात कहना चाहूंगा, ये भाजपा की सरकार ना हमारे आदिवासी दलित और पिछड़ों को पढ़ाना चाहती है, ना उनको आगे बढ़ाना चाहती है। धन्यवाद। साथियों सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक गंभीर विषय पे हम सारे साथी आपसे बात कर रहे हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने आपको बताया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उससे लगातार मिल रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, कई मीटिंगों के बाद। और पिछले दिनों जब वो बिहार गए थे, दरभंगा के वेलफेयर हॉस्टल में, डॉक्टर अंबेडकर हॉस्टल में, उसी वक्त कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता और नेता भी बिहार के लगभग सभी हॉस्टल को विजिट कर रहे थे। उस दौरान जो चीज़ें निकल कर के सामने आई, उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। पहला ये है कि इन वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो आकर के कहते हैं कि हमको हमारा स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिलता है। और जैसा कि हमारे साथी ने आपको बताया कि स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की जो टोटल संख्या थी, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। और ये गिरावट क्यों आ रही है? क्योंकि टाइम पे पैसा नहीं मिलता है और प्रोसेस को एक पनिशमेंट की तरह बना दिया गया है। नतीजा ये है कि लोग अपने अधिकार पाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको अधिकार मिलता ही नहीं है। तो जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मुद्दा है, उसको लेकर के, और हॉस्टलों में जो लिविंग कंडीशन है, जो रहने की हालत है, उसको लेकर के आज उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन देश में इन वर्गों के विद्यार्थी की जो हालत है, आज लोग कबीर को याद कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि आज उनका जन्मदिन है। और कबीर कहते थे, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो आज हालत ये है कि कबीरा तेरे देश के कैसे लोग महान, जात ही पूछे एकलव्य की, परा रहन दे ज्ञान, काटे उसका अंगूठा, दे अर्जुन को तीर कमान। ऐसी परिस्थिति बना दी गई है कि लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो अधिकार से उनको इस तरह से वंचित रखा जा रहा है कि उनको कोई भरोसा ही नहीं है कि यह अधिकार उनको प्राप्त होगा। सुसाइड का मुद्दा आपके सामने है, और यह बात हम लोग कई बार उठा चुके हैं कि 1 घंटे में 2 विद्यार्थी, 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहा है। इस देश के भीतर हॉस्टलों की जो लिविंग कंडीशन है, जो सरकारी संस्थान है, उनकी जो स्थिति है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वाभाविक रूप से उसमें गरीब विद्यार्थी पढ़ने के लिए विवश हैं। और सरकार उनके लिए एक तो बजट कम करती रहती है, लगातार भारत में शिक्षा के बजट को कम किया गया है, इसको बढ़ाया नहीं गया। और जो SC ST सब प्लान का पैसा है, राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें उसको लगातार डाइवर्ट करती है। उसका नतीजा ये है कि शिक्षा जो हमारा बुनियादी अधिकार है, उस बुनियादी अधिकार से लोग मरहूम रह रहे हैं, वंचित रह रहे हैं। और ये वंचित वर्ग के खिलाफ एक बहुत बड़ा अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसको लेकर के आने वाले दिनों में हम देश के सभी न्याय पसंद, अमन पसंद, संविधान और इस देश के तिरंगे में भरोसा करने वाले लोगों से यह अपील करते हैं कि आप अपने समाज के, अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के जो विद्यार्थी हैं, खास करके दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, उनके पढ़ने के अधिकार को, उनके रहने के अधिकार को, उनकी जो स्थिति है उसका जो है आप मुआयना कीजिए। आपको पता चलेगा कि वो बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं। अगर विद्यार्थी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो सवाल ये है कि देश विकसित कैसे बनेगा। अगर क्लास में शिक्षक नहीं है तो देश विश्वगुरु कैसे बनेगा। अगर आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तमाम लोगों ने ये कहा है कि शिक्षा ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे मजबूत टूल होता है। देश की शिक्षा व्यवस्था की यदि ऐसी हालत है तो हम देशवासियों के लिए ये चिंता का विषय है। हम यहाँ से, इस मंच से तमाम देशवासियों से अपील करते हैं
कि आने वाले दिनों में संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के तहत, जो कि व्हाइट टी शर्ट अभियान का एक पहल है, हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि आप इससे जुड़िए और 100 दिनों के भीतर हम देश के जितने भी दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े और माइनॉरिटी हॉस्टल्स हैं, उस हॉस्टल का हम ऑडिट करेंगे। और सिर्फ हम अपने जो हमारे जन संगठन हैं उसकी पहल नहीं है ये अभियान, ये पहल देश का अभियान होना चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। विद्यार्थी देश का बुनियाद होते हैं। जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, हमारा देश भी जो है विकसित और बेहतर नहीं हो सकता है। तो इस अभियान में आप सब लोग जुड़िए जो संविधान पे भरोसा करते हैं। अपने आसपास के हॉस्टल को ऑडिट कराने में हमारी मदद कीजिए। 100 दिनों के भीतर हम देश के सभी हॉस्टल को विजिट करेंगे और वहाँ का जो लिविंग कंडीशन है, उसकी स्थिति जो है उसको उजागर करेंगे, देश के सामने उसको लेकर के आएंगे। तो हमारा सबसे पहला जो पहल है ये संविधान लीडरशिप प्रोग्राम का, कि पूरे देश के हॉस्टलों का ऑडिट किया जाएगा। और दूसरा, हम सरकार से ये 2 विषय पे तुरंत जो है एक कार्रवाई की अपील करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो पत्र लिखा है उसके कॉन्टेक्स्ट में, कि इमीडिएटली पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है उसको रिलीज किया जाए। अलग अलग प्रकार के जो वजीफे हैं, जो छात्रवृत्तियां हैं, जो स्कॉलरशिप है, उसको बिना किसी देरी के रिलीज किया जाए। और यहाँ एक विषय बोलना बहुत ज़रूरी है। जो मोबाइल आप 100 रुपये का रिचार्ज कराते थे, वो मोबाइल अब आप 700 रुपये का रिचार्ज करा रहे हैं। जो दाल आप 100 रुपये का खरीदते थे, वो दाल आप 200 रुपये का खरीद रहे हैं। जो पेट्रोल आप 50 रुपये का खरीदते थे, वो पेट्रोल आप 100 रुपये का खरीद रहे हैं। जो गैस सिलेंडर आप 500 रुपये का भराते थे, वो गैस सिलेंडर आप 1200 रुपये का भरा रहे हैं। तो महंगाई अगर देश के लिए बढ़ रही है, तो विद्यार्थियों के लिए भी महंगाई बढ़ रही है ना। उनको कोई कंसेशन नहीं मिलता है। लगातार निजीकरण करने के चलते जो कंसेशन मिला करता था स्टूडेंट को, कोई कंसेशन नहीं मिलता है। तो जो ये महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में छात्रवृत्ति की जो राशि है उसको भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महंगाई का शिकार विद्यार्थी भी होता है। आप समय पे स्कॉलरशिप जो तय किया गया है उसको दीजिए, उसको वक्त के अनुसार महंगाई से जोड़ करके, इन्फ्लेशन से उसको जोड़ करके उसकी राशि को बढ़ाइए। और दूसरा, जो SC/ST सब प्लान का पैसा है उसको बिना डाइवर्ट किए हुए देश के जो पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं, जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो दलित, आदिवासी हैं, जो माइनॉरिटी वर्ग के जो हॉस्टल्स हैं, उसके लिविंग कंडीशन को बेहतर कीजिए। अगर देश के नेताओं के लिए सेंट्रल विस्टा बन रहा है, पार्लियामेंट बन रहा है, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, MP के लिए, मंत्री के लिए अच्छा बंगला बन रहा है, प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा गया है। तो प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री थोड़ी हैं, वो तो जो है दूसरे हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। ये जो झूठा कंपटीशन है ना दुनिया में दिखावे का, इससे बाहर आना चाहिए। देश का शान इससे तय नहीं होता है कि राजा का महल कितना बड़ा है। देश का शान इससे तय होता है कि देश की यूनिवर्सिटी कैसी है। जिस गौरवशाली परंपरा की हम बात करते हैं, उस परंपरा में ये नहीं बताया जाता है कि चंद्रगुप्त का महल कितना आलीशान है। ये बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कितना महान था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कितना महान था। तो देश की यूनिवर्सिटी से ये तय होगा कि देश कितना ताकतवर है। सरकार बिना किसी देरी के इस पर तुरंत पहल करे और आने वाले दिनों में संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के तहत, जो कि व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट का उस अभियान का एक पहल है, हम तमाम देश के हॉस्टलों में 100 दिन के भीतर जाएंगे। और देश के आम लोगों से भी अपील है, ये शिक्षा का सवाल है, ये आपका सवाल है, ये देश का सवाल है, ये आपके आने वाली पीढ़ी का सवाल है। आप भी इस मुहिम से जुड़िए। संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के तहत हॉस्टलों के ऑडिट में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि एक तरफ तो छात्रवृत्ति का जो राशि है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, उसके साथ साथ जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप के लिए इनकम का क्राइटेरिया है वो अभी भी पुराने वाला चल रहा है। कुछ जगह 1 लाख है, कुछ जगह 2.5 लाख है। जब EWS के लिए 8 लाख की इनकम लिमिट है, तो इसमें भी 8 लाख की इनकम लिमिट होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, एटलीस्ट 5 लाख तो हो। 1 लाख और 2.5 लाख इनकम के चक्कर में
ज़्यादातर लोग तो उससे वैसे ही वंचित हो जाते हैं, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी जिसको मिल रही है वो भी इस स्कॉलरशिप में अगर अप्लाई नहीं कर सकता, तो फिर इसका मतलब आप डिनाई कर रहे हैं लोगों को छात्रवृत्ति देने से। थैंक यू। कोई सवाल आप लोग करना चाहिए? इधर आप लोगों ने दो चीज़ का जिक्र किया है, राहुल गांधी ने भी अपने लेटर में दो चीज़ों का जिक्र किया है, स्कॉलरशिप को लेके और लिविंग कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स को लेके। विक्रांत जी, आपने एक तीसरा चीज़ भी आपने जो मेंशन इस तरीके से वार्डन की भर्ती हो रही है और जो आइडियोलॉजी है, वो चीज़ आप लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया? क्या स्टूडेंट की तरफ से कुछ बताया गया है और क्या उनके आइडियोलॉजी को चेंज करने के लिए कुछ किया जा रहा है हॉस्टल्स में? नहीं, वो मैं बताता हूँ। ऐसी ये तो हर जगह आप देखिए हॉस्टल्स के अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, और सुपरिटेंडेंट्स में ये मैंने खुद नोटिस किया है दिल्ली की सरकार में मंत्री रहते हुए, कि जिस समाज से वो जुड़े हैं उस मानसिकता से वो काम करते हैं, तो कई बार बच्चों की तरफ से शिकायतें आती हैं और फिर हम लोग ऐसे इश्यूज़ को टेकअप करते हैं। कई बार हमने उनके ट्रांसफर्स भी किए हैं, पनिशमेंट भी किए हैं, स्मॉल टोकन पनिशमेंट। तो ये अगर दिल्ली के अंदर हो सकता है, जो मैंने खुद देखा है, तो मैं समझता हूँ पूरे देश के राज्यों के अंदर भी, हॉस्टल्स में भी, और साथ में जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और इसके साथ साथ चिल्ड्रन होम हैं, और जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए भी जो होम्स हैं, उस तरह की शिकायतें वहाँ भी आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने खुद शिकायत रिसीव की है, उस तरह की शिकायत निश्चित तौर पर स्टेट्स के अंदर आती होंगी। इसी आधार पे भूरिया जी ने बोला होगा। मैंने ये सवाल लगाया था विधानसभा का, जो जवाब आया है ये बाकायदा विधानसभा से जवाब आया है कि वैकेंसी हैं, बहुत बड़े स्तर पर वैकेंसीज हैं। और आज के समय में आप जो मेरे पास जो विधानसभा की तरफ से जवाब आया है सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में, उसमें यह बताया गया है कि 50% से ज्यादा हॉस्टलों में वहां पर परमानेंट वार्डन नहीं है। टीचर्स को ही एक्स्ट्रा प्रभार देकर वार्डन का भी जो अधीक्षक होता है उसका प्रभार दिया जाता है, और जानबूझकर, क्योंकि वो उनको कमीशन भी देता है और बीजेपी के विचारधारा को भी आगे बढ़ाता है। कोई भी बात ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे हैं, मतलब कहने के लिए कोई बात नहीं है, राजनीति करने के लिए ये बातें नहीं है। बहुत संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। कॉन्टेक्स्ट ये है, सबके अपने अपने अनुभव हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी जी जब दरभंगा गए, आप उस पूरे इंसिडेंट को देखिए। ये बिहार की संस्कृति नहीं है। कभी भी किसी भी विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता को कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम करने से नहीं रोका जाता है। ये तब होता है जब आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड, और खास करके बीजेपी के जो लोग हैं, जो डिसेंट को स्वीकार नहीं करते हैं, जो अपोजिशन को स्वीकार नहीं करते हैं, उनका नारा और उनकी समझ यही है, एक देश में एक ही पार्टी होनी चाहिए। उसी के तहत वो काम करते हैं। जब राहुल जी को दरभंगा में हॉस्टल में जाने से रोका गया, तो वहाँ पर उसी वक्त बिहार के अलग अलग हॉस्टल में लोग जा रहे थे। मैं खुद जो है वो कर्पूरी छात्रावास में गया था। जब शाम को वहाँ पहुँचे, सब कुछ ठीक था। वो जो है स्पेशल जो है एक मीटिंग बुलाई गई ऑनलाइन, सारे जो है वार्डन, कोट एंड कोट वार्डन, उनको जो है आदेश दिया गया कि हॉस्टल में किसी को नहीं घुसने देना है। उसके बाद विद्यार्थी जो है बाहर आ गए, हॉस्टल के बाहर मीटिंगें हुई और वार्डन वहाँ मौजूद थी। वो जो है गेट बंद कर दी। विद्यार्थियों को, क्या वो कैदखाना है, क्या वो जेल है? इस देश में क्या विद्यार्थियों को किसी और व्यक्ति से जो है, मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ, क्या उनका मिलने का अधिकार नहीं है? तो ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग हैं और उनको ऐसा करने के लिए कहा जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनको प्रताड़ित किया जाता है। और मध्य प्रदेश का वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप एक कॉलेज का प्रिंसिपल जो है उसको क्यों सस्पेंड कर दिया गया? उसने क्लासरूम में सिर्फ इतनी बात कही कि देश संविधान से चलेगा, किसी धार्मिक जो है टेक्स्ट से नहीं चलेगा। तो अगर पढ़ना है तो देश का संविधान पढ़ो। इतने बात पे जो है एक विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए कुछ विद्यार्थियों ने कंप्लेन किया। उसके बाद जो उस प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया, वो प्रिंसिपल कोर्ट की लड़ाई लड़ करके दोबारा रीइंस्टेट हुआ है। तो ये ऐसी कोई बात हम लोग नहीं कह रहे हैं जिसका जो है सच्चाई से वास्ता ना हो। ये आज की परिस्थिति है। जो लोग भी सत्ता में बैठे हुए लोगों का विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, उनके ऊपर तमाम तरह की कार्रवाई की जाती है। और जो सत्ता के साथ नतमस्तक होते हैं उनको तमाम तरीके का रिवार्ड दिया जाता है। वही बात जो है हमारे साथी यहाँ पे रख रहे हैं। थैंक यू। आप कह रहे हैं कि दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं
छात्रावासों की और मिलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी के साथ साथ उस दिन मेरे ख्याल 60-65 जगहों पर आप लोग पूरे बिहार में गए थे, लेकिन अब तो आप 100 दिन का प्रोग्राम आज लॉन्च कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं इसका, तो आपको लगता है आप रीच आउट कर पाएंगे 100 दिन तक और उन छात्रों तक पहुंच पाएंगे जब छात्रावास के एक ही मुलाकात के लिए दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं? देखिए, नाभिक की धैर्य परीक्षा वही है ना, जब धाराएं प्रतिकूल हो। हमारा जो सरकार है, हमारी जहाँ पे शासन प्रशासन है, वहाँ हम नीतियों को सीधे तरीके से लागू कर रहे हैं। अब कर्नाटक में या तेलंगाना में या हिमाचल में चीज़ों को लागू करने के लिए हम लोगों को कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है। यहाँ जब एक अंडरस्टैंडिंग पार्टी के भीतर होती है, सरकार उसको लागू करती है। आप तेलंगाना में जाकर के हॉस्टलों को देखिए, वहाँ जो हमारे डिप्टी सीएम हैं वो खुद इसको मॉनिटर करते हैं और 5 स्टार फैसिलिटी के साथ जो है हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ हमारी सरकार नहीं है, तो इस देश के जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेवारी क्या है? राहुल जी ने जो चिट्ठी लिखी है, जो प्रश्न उठाया है, जो विद्यार्थी आकर के उनको कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कोई सपना आ रहा है। आप देखेंगे कि लगातार जो इंटरेक्शन हो रहे हैं राहुल जी के, आदिवासी छात्रों से मिले, दलित छात्रों से मिले, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के छात्रों से मिले, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों से मिले, शिक्षकों से मिले, कर्मचारियों से मिले, और वो जो इशू रेज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देश का विपक्ष का नेता होने के चलते आप इसको रेज कीजिए। आप दरभंगा के इंटरेक्शन को अगर देखेंगे तो ये प्रश्न साफ साफ वहाँ के विद्यार्थियों ने उठाया है। तो परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हॉस्टल में नहीं घुसने दिया जाए। आज तो कहते हैं ना डिजिटल इंडिया, अब डिजिटल इंडिया का लाभ जो है भाजपा के नेता उठा रहे हैं, तो जो है इस देश की जनता भी उठा सकती है। हमको नहीं घुसने देंगे तो लोग वीडियो बना करके अपने जो है बाथरूम का वीडियो भेजेंगे, देखिए यहाँ पे कैसी बाथरूम है, कैसा जो है यहाँ पे पीने का पानी का स्थिति है, कैसा खाना बन रहा है। इस तरीके से भी ऑडिट हो सकता है। नेताओं को नहीं घुसने देंगे, आम नागरिकों को तो घुसने देंगे। जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और रहते हैं उनको तो घुसने देंगे। जो विद्यार्थी वहाँ पे रह रहे हैं उनको तो नहीं बाहर कर सकते हैं। लेकिन हर हालत में, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सरकार चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, ये ज़रूरी है। देश में शिक्षा को बचाना और उसको बेहतर करना जरूरी है। ये ऑडिट का काम हम संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के तहत करेंगे। Sir, Samvidhan leadership program, when will start and when will conclude? It has started once Rahul Gandhi has written letter to Honorable Prime Minister. The program has already started. It is the formal announcement from us. That's why our Adivasi Congress chairperson and the Dalit Congress chairperson is here. And it is not just the matter of Congress party. It is the matter of all the citizens who believe in constitutional democracy and those who believe in the temperament of democracy. They must take part into it. This is not a political program. This is a program of justice. So those who believe in justice, they must take part into it, and all are frontals. That's why from NSUI and the other frontal organization and cell and departments, we are here and addressing this issue. We have already announced this program after the letter written by Honorable Rahul Gandhi to the Honorable Prime Minister. After you auditing all these hostels, have you any plan to submit the report with the government? Of course, of course. See, the deliberations, discussions, interactions, the only purpose to understand the intensity of the matter. Once the factual data we have, definitely we'll submit to the government, because any policy will be passed by the parliament. So this data will definitely submit to the government. Thank you so much.